बात करनी है उस चैप्टर के अंदर कि भाई जितनी भी जो वस्तुएं जो होती है ना, वस्तुएं कितने तरीके की होती है जो भी अर्थव्यवस्था के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी वस्तुएं होती है वो दो तरीके की होती है। या तो वस्तु जो होती है वो होती है अंतिम, या वो वस्तु जो होती है वो होती है मध्यवर्ती। कौन सी वस्तु, कोई भी अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी वस्तु है या तो वो अंतिम की कैटेगरी में आएगी या वो मध्यवर्ती की कैटेगरी में आएगी। आपको बस अंतिम के रिगार्डिंग तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस वस्तु को हम अंतिम वस्तु बोलते हैं। पहली तो आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई वो वस्तु अंतिम वस्तु होती है जिसने उत्पादन की सीमा रेखा को जो है पार कर दिया है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जिनको हमने जो है पुनः बिक्री के लिए उसको हमने नहीं खरीदा है, आगे हम उसको जो है रीसेल नहीं करेंगे और कच्चे माल की तरह उसका जो है यूज़ नहीं होता है। ये तीन बातें, जो भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती है, वहाँ पे ये तीनों कॉन्सेप्ट ही लगते हैं कि उसने उत्पादन की सीमा रेखा को पार किया है या नहीं किया है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है उत्पादन की सीमा रेखा का कि उसमें कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी मूल्य वृद्धि जो है वो नहीं की जानी है। लेकिन इसके उल्टे मध्यवर्ती में देखिए, मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, ठीक है, और इन वस्तुओं को आगे बेचने के पर्पज से पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है, या इनका जो यूज़ है कच्चे माल की तरह इनका यूज़ किया जाता है। मतलब कि इसका यूज़ एज अ रॉ मटेरियल की तरह किया जाता है, इससे हम कोई भी दूसरी वस्तु को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्होंने अभी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, इनमें अभी जो है मूल्य वृद्धि की जानी है। तो ऐसी सभी वस्तुओं को बिल्कुल अपोजिट है बेटा। जब भी आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको ये चार बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है। इन्हीं चार बातों से किसी भी वस्तु की आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो अंतिम है या वो मध्यवर्ती है। और जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो जीडीपी की गणना में इसको शामिल किया जाता है, जबकि जीडीपी की गणना में इसको शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अंतिम वस्तुओं में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। अगर हम मध्यवर्ती को जोड़ देंगे तो भाई क्या हो जाएगा, दोहरी गणना की समस्या जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो अंतिम और वस्तुओं पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो डिफरेंस आ सकता है या आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। डिफरेंस आ गया 5 पॉइंट बता दिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आ गया तो ये 5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तो ही आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई एक ही जो वस्तु है ना वो भाई अंतिम भी हो सकती है और वो भाई मध्यवर्ती भी हो सकती है। मैं किसी वस्तु को देख के नहीं बता सकता कि वो अंतिम है या वो मध्यवर्ती है। सारी की सारी चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, सारी की सारी चीज़ डिपेंड करती है उसके यूज़र पे, उसके प्रयोगकर्ता पे और उसके उद्देश्य पे कि उसका प्रयोगकर्ता कौन है और किस उद्देश्य के लिए इसका जो है यूज़ किया जा रहा है। ठीक है बेटा, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर उपभोक्ता यूज़ कर रहा है, अगर उपभोक्ता यूज़ कर रहा है तो अंतिम बन जाएगी और उत्पादक यूज़ कर रहा है तो मध्यवर्ती बन जाएगी। ऐसा कोई इसका फंडा नहीं है। ठीक है, मैंने बोला कोई वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती है, यूज़र तो मैटर करता ही करता है, प्लस यूज़र किस उद्देश्य के लिए यूज़ कर रहा है ये भी जो है मैटर करता है। ठीक है, तो बेटा जो मध्यवर्ती वस्तु जो होती है, मध्यवर्ती वस्तु जो होती है, आप ये समझ लीजिए कि उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उपभोक्ता यूज़ करेगा ना बेटा, जो भी वस्तु उपभोक्ता यूज़ करेगा वो तो बेटा हमेशा अंतिम ही होगी। जो वस्तु उपभोक्ता यूज़ करेगा वो तो अंतिम ही होगी। तो उन वस्तुओं को तो उपभोक्ता वस्तु कहते हैं जो उपभोक्ता यूज़ करेगा। उपभोक्ता जिस भी वस्तु को यूज़ करेगा वो कभी भी मध्यवर्ती होएगी ही नहीं बेटा। ठीक है, लेकिन जो उत्पादक यूज़ करता है, जिसको हम उत्पादक वस्तु कहते हैं, उत्पादक वस्तु वो वस्तुएं होती हैं जिसको उत्पादक यूज़ करता है। अब ये दो टाइप की वस्तुएं को यूज़ करता है। ठीक है, ये बेटा अंतिम वस्तुओं को भी यूज़ करता है और ये जो है मध्यवर्ती वस्तुओं को भी यूज़ करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो वस्तु को उपभोक्ता यूज़ कर रहा है वो अंतिम है, नहीं, उत्पादक भी जो है अंतिम वस्तु को यूज़ करता है, जिसको हम जो है बेटा पूंजीगत वस्तु के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये तो है मध्यवर्ती।
मध्यवर्ती वस्तु का जो यूज़र है वो हमेशा उत्पादक ही होगा, ये बात को गांठ बांध लीजिए। उपभोक्ता कभी भी मध्यवर्ती वस्तुओं का यूज़र नहीं होता है, उत्पादक ही उसका यूज़ करेगा हमेशा, उपभोक्ता नहीं। उपभोक्ता जो भी यूज़ करेगा वो हमेशा अंतिम ही होगी। उपभोक्ता के नज़रिए से कोई भी वस्तु कभी भी मध्यवर्ती होती ही नहीं है। और एक वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती, ये उसके प्रयोगकर्ता पे और उसके उद्देश्य पे डिपेंड करता है कि वो किस पर्पज़ के लिए उसका यूज़ कर रहा है। तो एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती दोनों हो सकती है, ये बात बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो अंतिम वस्तु होती है, अंतिम वस्तु जो होती है ये भी बेटा दो तरीके की होती है। सबसे पहली जो होती है इसको हम कहते हैं उपभोक्ता वस्तु, ठीक है, और जिसको आप उपभोग वस्तु भी कह सकते हो। और दूसरी जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूंजीगत वस्तु। एक होती है उपभोक्ता वस्तु, एक होती है पूंजीगत वस्तु। इसी को आप जो है उत्पादक वस्तु भी कह सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं उपभोक्ता वस्तु कौन सी होती है या उपभोग वस्तु कौन सी होती है। भाई जिसका प्रयोगकर्ता कौन है, जिसका प्रयोगकर्ता उपभोक्ता है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जितनी भी वस्तुओं का यूज़ करता है वो बेटा उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं, उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। ये 4 तरीके की होती है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं टिकाऊ वस्तु की। टिकाऊ वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसकी लाइफ 10 से 15 साल तक की होती है। सबसे पहली बात तो इनका जो मूल्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, ठीक है। एक बार उपभोक्ता खरीद ले 10-15 साल तक की छुट्टी है, जैसे कि टीवी है, स्कूटी वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। अर्ध टिकाऊ की अगर हम बात करते हैं तो अर्ध टिकाऊ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी लाइफ केवल 1 से 2 साल की होती है, ज़्यादा नहीं चलती हैं ये। इनका जो मूल्य होता है वो उच्च नहीं होता, ये सस्ती होती है, जैसे कि कपड़े वगैरह की हम बात करते हैं। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं एकल उपयोग भी कह सकते हो, या आप इसको जो है गैर टिकाऊ वस्तु भी कह सकते हो। तो ये बेटा ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका यूज़ उपभोक्ता केवल एक ही बार करता है, ठीक है। एकल उपयोग की होती है ये, एक ही बार उपभोक्ता इसका केवल यूज़ कर सकता है, ठीक है। और अब जैसे कि लाइक डेली लाइफ के अंदर हम भाई दूध है, ब्रेड है, अंडे हैं, दूध, ब्रेड, अंडे रोज़ हमें लाने पड़ते हैं, रोज़ हम कंज्यूम करते हैं। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिसका केवल एक ही बार यूज़ किया जा सकता है वो गैर टिकाऊ वस्तुएं होती है। और लास्ट जो होती है इसके अंदर, इसको सेवाएं कहते हैं, या आप इसको जो है भौतिक वस्तुएं भी कह सकते हो। ये वो वस्तुएं होती है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि डॉक्टर, टीचर और वकील, एडवोकेट वगैरह, ये सारी। तो इसमें से एक नंबर में बेटा कई बारी टिकाऊ आ जाता है, अर्ध टिकाऊ आ जाता है, गैर टिकाऊ आ जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने हैं। उपभोक्ता वस्तु वो वस्तु है जिसको उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग करता है, उसको उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। इसका यूज़र उपभोक्ता है, उपभोक्ता। अब हम बात करते हैं पूंजीगत की। बेटा सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूंजीगत का जो यूज़र है वो कौन है। पूंजीगत का जो यूज़र है वो बेटा उत्पादक है। उत्पादक हमेशा इसका यूज़ करेगा इन वस्तुओं की। किसकी अर्थ का, अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि ये उत्पादन की प्रक्रिया में, ये जो है उत्पादन की प्रक्रिया में क्या होता है, ये जो है उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक चलती हैं। ये उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक चलती हैं, उनको पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। और इनके अपने कुछ फीचर्स होते हैं, इसके फीचर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला इसका फीचर होता है कि भाई इनका मूल्य उच्च होता है। दूसरा इसका फीचर होता है कि इसमें जो है मूल्यह्रास शामिल होता है। तीसरा इसका मूल्यह्रास शामिल होता है। तीसरा इसका फीचर होता है कि ये उत्पादक की जो है स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं। ये 3 इसके सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं पूंजीगत वस्तुओं के, और उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक चलती है, कम से कम 10 से 15 साल तक। तो ऐसी सभी वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। तो अंतिम वस्तुएं भी अपनी 2 टाइप की हो गई, ठीक है। और इससे ऊपर मैंने क्या बताया था, इससे मैंने ऊपर बताया था बेटा आपको उत्पादक वस्तु। इससे ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, इससे ऊपर मैंने आपको बताया था उत्पादक वस्तु, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं जितनी भी बकवास पढ़ी है, अगर हम इसका एक माइंड मैप अगर बनाना चाहें
तो इसका माइंड मैप जो है वो बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो वस्तु जो होती है ना, जो वस्तु जो होती है, या तो वो जो वस्तु होगी, या तो वो जो वस्तु होगी वो होगी उपभोक्ता वस्तु, ठीक है, या तो वो वस्तु होगी उपभोक्ता वस्तु, या वो जो वस्तु होगी वो होगी उत्पादक वस्तु, ठीक है। उपभोक्ता कौन सी होगी? जो उपभोक्ता यूज़ कर रहा है। उत्पादक कौन सी होगी? जो उत्पादक यूज़ कर रहा है। मैंने बोला बेटा उपभोक्ता वस्तु हमेशा वो जो भी उपभोक्ता यूज़ करेगा वो बेटा हमेशा अंतिम ही होगी। हमेशा उपभोक्ता जो भी वस्तु को यूज़ करेगा वो बेटा कभी भी मध्यवर्ती होगी ही नहीं। लेकिन उत्पादक के नज़रिए से उत्पादक जो भी वस्तु को यूज़ करता है वो उत्पादक वस्तु कहलाती है, और उत्पादक जो है वो अंतिम भी यूज़ कर सकता है, वो मध्यवर्ती भी यूज़ कर सकता है, ये दोनों यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि उत्पादक जो वस्तु यूज़ कर रहा है वो बेटा अंतिम है या वो बेटा मध्यवर्ती है? तो अगर भाई वो उसका यूज़ एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रीसेल पर्पस, इन सब उद्देश्यों के लिए कर रहा है तो भाई मध्यवर्ती होगी, अदरवाइज़ वो अंतिम होगी। और जो उत्पादक अंतिम वस्तु को जो यूज़ कर रहा है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? उसी को हम बेटा पूंजीगत वस्तु के नाम से जानते हैं, जिसको भी हमने ऊपर समझा है, ठीक है। ये अंतिम वस्तुएं होती हैं, इसको उत्पादक उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक यूज़ करता है, 10 से 15 सालों तक इनका मूल्य उच्च होता है, इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, ठीक है जी। और बेटा एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन ये आ गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्ज़ाम में एक बार ये आ गया था कि अभी लड़के वाले पेपर में कि टिकाऊ उत्पादक वस्तु और गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु, इसमें अंतर बता भाई, इसमें अंतर क्या होता है? तो बेटा मैंने क्या बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने तो टिकाऊ अर्ध टिकाऊ ये तो आपको उपभोक्ता में पढ़ाया ना, देखो टिकाऊ और अर्ध टिकाऊ तो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ाया, टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ। लेकिन एग्जाम में आ गया यहाँ पे इधर लिख के उत्पादक, कह रहा है टिकाऊ उत्पादक वस्तु और गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु। तो मैंने बोला उत्पादक जिस भी वस्तु को यूज़ करता है वो बेटा या तो अंतिम होगी या मध्यवर्ती। उत्पादक दोनों यूज़ करता है लेकिन उपभोक्ता केवल अंतिम ही करेगा हमेशा। तो जो उत्पादक अंतिम वस्तुओं को यूज़ करता है वो बेटा पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं, और इन्हीं पूंजीगत वस्तुओं को टिकाऊ उत्पादक वस्तु कहते हैं। और जो उत्पादक मध्यवर्ती वस्तुओं को यूज़ करता है, जो एकल ही उपयोग होती हैं, कच्चे माल की तरह या आगे रीसेल पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, उसको भाई गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु कहते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया था कि टिकाऊ उत्पादक वस्तु और गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु में अंतर बता भाई। तो भाई आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? टिकाऊ वस्तुओं के रिगार्डिंग मैंने आपको अभी बताया था। सबसे पहले भाई आप अर्थ लिख देंगे इसका, ठीक है। जैसे कि ये उत्पादन की प्रक्रिया में 10-15 साल तक चलती हैं, और मध्यवर्ती में लिख देंगे कि भाई ये तो जो है एकल उपयोग होती हैं, ये तो केवल एक ही बार ही उपयोग होती हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि भाई इसका मूल्य उच्च होता है, यहाँ पे लिख देंगे कि भाई इसका मूल्य उच्च नहीं होता है। यहाँ पे आप लिख देंगे कि भाई इसमें जो है इनका तो उपयोग करने से मूल्यह्रास होता है, इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। यहाँ पे आप लिख देंगे कि भाई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आप लिख देंगे ये उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं, और यहाँ पे आप लिख देंगे कि भाई ये उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियाँ नहीं होती। तो 4 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, कोई भी दो डिफरेंस आप लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए पूंजीगत वस्तु, टिकाऊ उत्पादक वस्तु, और बेटा जो उपभोक्ता वस्तु यूज़ कर रहा है, जिसको मैं कह रहा हूँ अंतिम वस्तु कहते हैं, तो आप इसको बेटा उपभोक्ता अंतिम वस्तु भी कह सकते हो या अंतिम उपभोक्ता वस्तु भी कह सकते हो, अंतिम उपभोक्ता वस्तु भी इसको कह सकते हो, ठीक है। और मैंने बोला कि जो उत्पादक होता है जो उत्पादक होता है वो बेटा अंतिम भी यूज़ करता है, मध्यवर्ती भी यूज़ करता है। तो बेटा मैं इसको जो है क्या कह सकता हूँ, मैं इसको जो है बेटा अंतिम उत्पादक वस्तु भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो बेटा ये सब एक ही नाम है, अंतिम उत्पादक वस्तु, पूंजीगत वस्तु, टिकाऊ उत्पादक वस्तु, ये सब एक ही हैं, ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। और उत्पादक जो दूसरा यूज़ करता है मध्यवर्ती, इसके केवल 2 नाम हैं, या तो मध्यवर्ती या गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है भाई बहना।
पूंजीगत वस्तु जो है वो बेटा टिकाऊ वस्तु होगी। टिकाऊ मैंने लिखा तो यहाँ पे टिकाऊ वस्तु होती है, क्योंकि बेटा टिकाऊ वस्तु की डेफिनेशन ये है कि एक बारी अगर खरीद लेते हैं तो 10-15 सालों तक की छुट्टी। तो पूंजीगत वस्तु कौन सी होती है बेटा, अभी मैंने यहाँ पे क्या समझाया, जिसका मूल्य उच्च होता है, ठीक है, मूल्य ह्रास इसमें शामिल होता है, स्थिर परिसंपत्तियाँ होती है और उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक चलती है। मैंने यहाँ लिखा 10 से 15 साल। तो ये तो टिकाऊ वाली में भी मैंने यही बताया था। तो पूंजीगत वस्तु जो होती है वो बेटा टिकाऊ होती है, अर्ध टिकाऊ या गैर टिकाऊ नहीं होती। तो अगर एग्ज़ाम में टिकाऊ उत्पादक आ जाए, ठीक है, अगर एग्ज़ाम में टिकाऊ उत्पादक और गैर टिकाऊ आ जाए तो इसका मतलब है वो आपसे पूंजीगत वस्तु और मध्यवर्ती में अंतर पूछ रहा है कि पूंजीगत वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुएं जो हैं आखिर क्या होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन या तो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा ही आएगा बेटा, या अंतर जो है आ सकता है किसी में भी, आपने एग्ज़ाम में देखा भी होगा। अब हम बात करते हैं 3 नंबर के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, जिसको हम जानते हैं कि भाई स्टॉक क्या होता है और प्रवाह जो है ये क्या होता है, किस चीज़। हाँ जी सर, अगर ये पूछ ले कि क्या एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती हो सकती है, हाँ तो आप उसको मतलब कि उसका एग्जांपल अगर हम लिख देंगे, जैसे आपने बताया थे पिछले कार वगैरह, हाँ वही, हाँ तो अगर वैसे एग्जांपल अगर हम लिखते तो मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो चल जाएगा। हाँ ऐसे ही लिखना है आपको कि हाँ जी भाई एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती दोनों हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। जैसे हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए एक कार, जब एक कार सेलर खरीदता है तो उसका जो उद्देश्य है वो उसको आगे बेचना है, रीसेल करना है, इसलिए ये मध्यवर्ती है। जब पर यही कार जब राम खरीद लेते हैं अपनी फैमिली पर्पस के लिए तो भाई यही कार अंतिम वस्तु होती है। तो एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती दोनों हो सकती है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, बोलो बोलो। अगर दो नंबर का क्वेश्चन आया तो आपने मिला 2 पॉइंट बहुत होते हैं, तो सर 2 पॉइंट लिखेंगे तो 2 नंबर पक्का मिल जाएंगे या हाँ तो नहीं आपके 2 पॉइंट करेक्ट होने चाहिए। 2 में 2 ही तो लिखोगे, और कितने लिखोगे। अगर तुम्हें करेक्ट होने चाहिए 2 के 2 पॉइंट। अगर तुम्हें लग रहा है भाई इसमें तो एक तो मैंने ये तो जुगाड़बाजी करके लिखा है तो 3 लिख दो, एक ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, दिल को तसल्ली नहीं मिल रही, तो एक जो है 3 लिख दो। अगर एक गलत भी हो गया तो 2 तो सही हो जाएंगे, तो 3 लिख सकते हो। और अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया सर 6 पॉइंट लिखे तो पूरा अपना 6 हाँ 6 का आएगा नहीं ना भाई, अब 6 का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 6 का तो नहीं आएगा, 4 तक तो आएगा। हाँ 6 का नहीं आएगा, 5 का आएगा बस। अब हम बात करते हैं स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है। तो भाई मैंने आपको ये समझाया था, अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं कि भाई जिस भी चीज़ को हम जो है समय के एक निश्चित बिंदु पे, जिस भी चीज़ को हम समय के एक निश्चित बिंदु पे मेज़र करते हैं उसको बेटा स्टॉक कहते हैं। और जिस भी चीज़ को हम समय के एक निश्चित बिंदु पे नहीं, जिस भी चीज़ को हम समय अवधि में मेज़र करते हैं उसको भाई प्रवाह कहते हैं, सबसे पहला तो। दूसरा मैंने आपको इसका अवधि क्या होती है? क्या विशिष्ट अवधि? विशिष्ट अवधि, विशिष्ट अवधि, विशिष्ट अवधि, समय अवधि बोला मैंने, समय अवधि, समय अवधि लिखा मैं यहाँ, समय अवधि। समय अवधि का मतलब है टाइम डायमेंशन में जिसको महीना, साल, हफ्ते, क्वार्टरली, ईयरली, घंटे, इस चीज़ को कहते हैं समय अवधि। और इस समय का एक निश्चित बिंदु का मतलब मैंने क्या बताया था कि भाई एक एग्जैक्ट डेट को जिस भी चीज़ को मेज़र किया जाता है वो चीज़ स्टॉक होती है। जिस भी चीज़ को एक एग्जैक्ट डेट पे मेज़र ना करके, जिस भी चीज़ को हम महीने में, साल में, हफ्तों में, ठीक है, या घंटों में, इस चीज़ में जिसको भी इसको बेटा टाइम डायमेंशन कहते हैं। जिस भी चीज़ को इसमें मेज़र करेंगे वो प्रवाह कहलाता है। तो मैंने आपको बोला था स्टॉक और प्रवाह को पहचानने के लिए 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। पहला कॉन्सेप्ट लगता है डेट का, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगता है, पहला कॉन्सेप्ट लगता है डेट का, या हर एग्जाम्पल को हम डेट से नहीं पहचान सकते। दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे वो लगता है नेचर का। तो जो स्टॉक होता है इसका जो नेचर होता है ये होता है स्थैतिक। स्थैतिक का मतलब होता है स्थिर, और जो इसका जो नेचर होता है प्रवाह का ये होता है आपका गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब क्या होता है? गत्यात्मक का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। तो और तीसरे में आप क्या लिख सकते हो? तीसरे में लिख सकते हो कि भाई इसका जो है समय काल नहीं होता, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई इसका जो है समय काल होता है। ठीक है,
समय काल होता है। और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, लाइक अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ, लाइक ऐसा आसान सा एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टंकी में भरा हुआ पानी, ठीक है, टंकी में भरा हुआ पानी, ये स्टॉक का एग्जांपल है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं टंकी से बह रहा पानी, ये किसका एग्जांपल बन जाएगा, टंकी से बह रहा पानी, ये आपका प्रवाह का एग्जांपल बन जाएगा। तो ये अगर अंतर आ जाता है 2 नंबर का 3 नंबर का, तो ये आप ये लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अब ज़रा इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको समझने के लिए या तो डेट का कॉन्सेप्ट है या तो उसका, तो मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम एग्जांपल की बात करते हैं। अगर बेटा मैं ये बोलूँ कि 21 मई 2022 को भारत में कोविड के 20 मामले आए, अगर मैं ये बोलूँ इस कॉन्सेप्ट को, तो ये बेटा किसका एग्जांपल कहलाएगा, ये स्टॉक का एग्जांपल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक एग्जैक्ट डेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसी एग्जांपल को अगर मैं ये लिख दूँ कि मई में भारत में कोविड के 20 मामले आए, अब यही एग्जांपल किसका बन जाएगा, अब यही एग्जांपल भाई प्रवाह का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो महीने की बात कर रहा हूँ, अब मैं एक एग्जैक्ट डेट की बात नहीं कर रहा। तो अगर किसी भी चर को, किसी भी वेरिएबल को एक एग्जैक्ट डेट पर मेज़र किया जाता है तो वो भाई स्टॉक है। एक एग्जैक्ट डेट पे ना मेज़र करके हफ्तों में, साल में, महीने में, क्वार्टरली, ईयरली पे मेज़र किया जाता है तो वो भाई प्रवाह होता है। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिसमें डेट वाला सिनेरियो लग जाता है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिसमें डेट वाला सिनेरियो नहीं लगता। जैसे कि मैंने आपको बोला टंकी में भरा हुआ पानी, तो भाई यहाँ तो डेट की बात चल ही नहीं रही है। तो ये स्टॉक का एग्जांपल क्यों है? क्योंकि मैंने बोला स्टॉक का नेचर स्थैतिक होता है, स्थिर होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इस वजह से। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया टंकी से बह रहा पानी, तो ये मैंने बोला भाई ये तो प्रवाह का एग्जांपल है। क्यों है ये प्रवाह का एग्जांपल? क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। अगर मैं ये लिख दूँ कि भाई दिल्ली से मुंबई की दूरी मान लीजिए 200 किलोमीटर है, मान लीजिए, तो भाई ये स्टॉक का एग्जांपल है, क्योंकि ये चीज़ फिक्स है। आज भी 200 है, कल भी, आज से 10 साल बाद भी 200 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं एग्जांपल में ये लिख दूँ कि दिल्ली से मुंबई की तरफ एक कार जा रही है, ठीक है, जिसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार जा रही है, तो अब इसके अंदर मोशन है, अब इसके अंदर गति है, चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से। जैसे कि एक एग्जांपल आप देखेंगे, एक एग्जांपल में लिखा हुआ है मुद्रा की पूर्ति, स्टॉक का एग्जांपल है। क्यों है बेटा मुद्रा की पूर्ति? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मुद्रा की पूर्ति होती क्या है। एक एग्जैक्ट डेट पे जनता के पास जितने भी पैसे होते हैं वो मुद्रा की पूर्ति होती है। जैसे मैं आपको अगर बोलूँ कि 6 नवंबर 2016 को जिस दिन नोटबंदी हुई, उस दिन जनता के पास 200 करोड़ रुपए निकले, तो ये 200 करोड़ रुपए मुद्रा की पूर्ति कहलाएंगे बेटा। और मैं क्योंकि एक एग्जैक्ट डेट की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला एक एग्जैक्ट डेट को जनता के पास जितना भी पैसा होता है वो मुद्रा की पूर्ति है, क्योंकि बेटा मुद्रा की पूर्ति को एक एग्जैक्ट डेट पे मेज़र किया जाता है, इसलिए ये बेटा स्टॉक का एग्जाम्पल है। और इसी एग्जाम्पल के अपोजिट में लिखा हुआ है मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन। अबे तो भाई सोचने की ज़रूरत ही नहीं, परिवर्तन वर्ड, चेंज, गत्यात्मक, क्या समझाया, किसी भी चीज़ में चेंज, परिवर्तन, इसका एग्जाम्पल होता है। हो गया ये। तो कोई भी एग्जाम्पल आपको जो दे रखा है उसमें आपको ये देखना है महीने की बात, हफ्ते, एक एग्जैक्ट डेट दिखी नहीं दिखी, नेचर, अगर या तो डेट से या नेचर से, इन्हीं दोनों से पता चलता है कि वो चीज़ स्टॉक है या वो चीज़ प्रवाह का एग्जाम्पल होती है, और इसमें आपको कुछ भी नहीं समझना है। ठीक है जी। अच्छा सर, चावल की जो बिक्री है वो प्रवाह का एग्जाम्पल कैसे है? भाई एक ये बताओ, आप एक डेट की बात चल रही है, नहीं चल रही, ठीक है, एक डेट की बात नहीं चल रही, तो फिर मैंने बोला भाई डेट की बात नहीं चल रही, तो फिर ये देखो नेचर कैसा है, क्या उसका कोई स्थिर नेचर है? स्थिर नेचर नहीं है, बिक्री हो रही है, सेल हो रही है, मोशन आ रहा है उसके अंदर, इस वजह से वो प्रवाह का एग्जाम्पल है।
कोई भी एग्जाम्पल होगा वो डेट या उससे ही चलेगा और किसी से नहीं। इसके अलावा 1 नंबर में आपको ये ध्यान रखना है कि निवेश क्या होता है और पूंजी निर्माण जो है क्या होता है। तो बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बारी। आपको ये ध्यान रखना है कि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को क्या कहते हैं? पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। या आप कह रहे हो भाई मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, ये पूंजी का स्टॉक क्या दिक्कत क्या परेशानी है, तो आप सबसे आसान ये लिख सकते हो। सबसे आसान इसकी डेफिनेशन ये है कि पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि को क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण कहते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? पूंजी निर्माण या निवेश, कुछ भी कह सकते हो, यही है। 1 नंबर में बहुत बारी पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल को एक उत्पादक के पास 5 मशीनें थी, ठीक है, और 30 तारीख को उत्पादक के पास 8 मशीनें हो गई, 8 मशीनें, ठीक है जी। तो भाई कितनी मशीनों की वृद्धि हो गई? 3 मशीनों की वृद्धि हो गई। तो ये जो 3 मशीनों की वृद्धि हुई है, यही 3 मशीनें क्या कहलाएगी? यही 3 मशीनें भाई निवेश कहलाएगी, या यही 3 मशीनें पूंजी निर्माण कहलाएगी। और ये 2 तरीके का होता है, सकल और शुद्ध। बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर सकल की हम बात करते हैं तो भाई सकल में मूल्यह्रास जो है शामिल होता है, ठीक है, सकल में मूल्यह्रास शामिल होता है। और अगर शुद्ध की हम बात करते हैं तो शुद्ध में जो है मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। और ये जो 3 है बेटा, ये जो 3 है, ये बेटा पूंजी निर्माण है, ये निवेश है, ठीक है। इसी को ही हम स्थिर निवेश भी बोलेंगे, ठीक है। इसी को ही आप सकल निवेश भी कह सकते हो, ठीक है। इसी को ही आप पूंजी निर्माण भी कह सकते हो। सब कुछ यही है, स्थिर निवेश भी यही है, सकल निवेश भी यही है, पूंजी निर्माण भी यही है, सब कुछ यही है। ये जो 3 मशीनों की जो वृद्धि हुई है, सकल में मूल्यह्रास शामिल होता है, स्थिर में नहीं होता। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 नंबर का सिर्फ मीनिंग पूछा जाता है और कुछ भी नहीं। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है भाई, हाँ जी, एक बार स्ट्रक्चर और प्रवाचर में अंतर बता देना। अरे भाई यही तो बताया अभी बेटा। ये स्टॉक और प्रवाह, जिस भी चीज़ को एक मैं अगर आपसे ये बोल रहा हूँ, देखिए मैं अगर आपको ये बोल रहा हूँ स्टॉक और प्रवाह में, तो बेटा कुछ ऐसा है ही नहीं। देखिए स्टॉक और प्रवाह, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 21 मई 2022 को भारत की जन्म दर 5% है, तो ये भाई स्टॉक का एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं एक एग्जैक्ट डेट की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं ये बोलूँ कि मई में भारत की जन्म दर 5% है, तो अब भाई ये चीज़ प्रवाह का एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं मई में कौन सी दिन की बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। अगर मैं ये बोलूँ कि 31/5/2022 को मृत्यु दर 2% है, तो ये भाई स्टॉक का एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं एक एग्जैक्ट डेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2022 में मृत्यु दर 2% है, तो ये बेटा किसका एग्जाम्पल है? प्रवाह का, क्योंकि मैं साल की बात कर रहा हूँ। जिस भी चीज़ में एक एग्जैक्ट डेट की बात नहीं हो रही, वो भाई प्रवाह का एग्जाम्पल है। जिसमें एक एग्जैक्ट डेट की बात हो रही है, वो भाई स्टॉक का एग्जाम्पल है। जो डेट वाले कॉन्सेप्ट से नहीं चलते सिनेरियो, वो फिर नेचर वाले से चलेंगे, ठीक है। नेचर में आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर स्थिर नेचर है या इसके अंदर चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर। जैसे कि वो आपको मैंने बताया मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, टंकी में भरा हुआ पानी, टंकी से बह रहा पानी, दिल्ली से मुंबई की दूरी या दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही कार। तो ये जो सब एग्जाम्पल्स हैं, या तो नेचर से डिफाइन होंगे या डेट से डिफाइन होंगे। इन दोनों के अलावा और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आपका इसमें लगेगा। इसी से ही आइडेंटिफाई होगा सारा का सारा। अगर आप लेना है
कि सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं इसलिए नहीं होती क्योंकि उत्पादक दो तरीके की वस्तुओं को यूज़ करता है। पहली जो होती है वो होती है अंतिम वस्तु, दूसरी जो होती है मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसका उत्पादक उत्पादन की प्रक्रिया में केवल एक ही बारी यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो उत्पादन की प्रक्रिया में लॉन्ग टर्म तक नहीं चल रही है, क्योंकि ये उत्पादन की प्रक्रिया में लॉन्ग टर्म तक नहीं चल रही है, इसलिए मध्यवर्ती वस्तुओं को पूंजीगत वस्तु नहीं कहा जा सकता। पूंजीगत वस्तुओं में मैंने आपको क्या बोला, उत्पादन की प्रक्रिया में कई साल तक चलेगी, इसका मूल्य उच्च होता है, इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियाँ होती है। तो आप देखो ये जो मध्यवर्ती वस्तु है ये बेटा उत्पादक वस्तु है क्योंकि उत्पादक इसका यूज़ कर रहा है, लेकिन ये पूंजीगत नहीं है क्योंकि ये पूंजीगत की किसी भी डेफिनेशन को, किसी भी फीचर को ये बेटा अप्लाई नहीं कर रही। ना इसका मूल्य उच्च है, ना इसमें मूल्यह्रास शामिल है, ना ये उत्पादन की प्रक्रिया में 10-15 साल तक चलेगी। तो ये भी उत्पादक वस्तु है, ये भी उत्पादक वस्तु है, लेकिन ये पूंजीगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पूंजीगत के फीचर्स होते हैं उसमें से एक भी फीचर इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, इस वजह से ये केवल उत्पादक है, पूंजीगत नहीं है। लेकिन ये उत्पादक भी है, ये पूंजीगत भी है। इस तरीके से आपको लिखना है कि उत्पादक मशीन का भी यूज़ करता है, उत्पादक कच्चे माल का भी यूज़ करता है। तो जो मशीन है वो तो पूंजीगत है, लेकिन जो कच्चा माल है वो पूंजीगत नहीं होता है। अब ज़रा समझेंगे। अब ज़रा इसी चैप्टर 1 के अंदर ही आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है? आप लिखेंगे कि भाई यह वास्तविक प्रवाह, यह वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, इसका जो है योग होता है। सबसे इजी, सबसे आसान इसके अर्थ में वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह का जो योग होता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। क्या होता है वास्तविक प्रवाह, क्या होता है मौद्रिक प्रवाह, इसको ज़रा हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बना देते हैं, हम यहाँ पे बना देते हैं एक तो उपभोक्ता क्षेत्र और दूसरा हम यहाँ पे बना देते हैं उत्पादक क्षेत्र। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो उपभोक्ता होता है ना, 4 चीज़ें। पहला जो होता है भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। ये 4 चीज़ें जो होती हैं उपभोक्ता के पास होती हैं, और ये 4 चीज़ें जो होती हैं इसको क्या कहते हैं? इन 4 चीज़ों को कारक सेवाएं कहते हैं, या इसको आप जो है उत्पादन के साधन भी कह सकते हो। इनकी मदद से उत्पादन होता है, लेकिन मैंने बोला ये किसके पास होती हैं? उपभोक्ता के पास। चाहिए किसको? उत्पादक को। जब उत्पादक के पास जब ये होगी तो ही उत्पादन होगा। तो सबसे पहले उपभोक्ता क्या करता है? ये चारों की चारों चीज़ें उधार पर किसको दे देता है? उत्पादक को दे देता है। जब उत्पादक के पास आ गई तो उत्पादक क्या करता है? तो उत्पादक उत्पादन करता है। उत्पादन पॉसिबल कैसे हुआ ये देखिए। उत्पादन पॉसिबल ऐसे हुआ जब उपभोक्ता ने उत्पादक को क्या दिया? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम उधार में दिया, तो उत्पादन पॉसिबल हो पाया। तो भाई उत्पादक अब इसकी मदद से वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, वस्तुओं का निर्माण हो गया। जब बेटा इसने वस्तुओं का निर्माण कर लिया तो वो वस्तु का मौद्रिक मूल्य कितना है, कितने रुपए की इसने वस्तुओं का निर्माण किया है, ये इसको पता होगा। तो उसी के अगेंस्ट में ये चारों चीज़ें इसने बेटा उधार ली थी, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। अब उसी के अगेंस्ट में उत्पादक क्या करता है? परिवार क्षेत्र को क्या देता है? 4 चीज़ें, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम किराया, ब्याज, लाभ, किराया, ब्याज, लाभ इसके नाम से जो है जानते हैं। किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ, ये चारों की चारों चीज़ें उत्पादक उपभोक्ता को देता है, क्योंकि भूमि के बदले में किराया जाता है, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज और उद्यमी को लाभ मिलता है, क्योंकि ये उधार में ली थी। अब यही चारों की चारों चीज़ें उत्पादक परिवार को देता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको जो है भाई कारक आय कहते हैं, या इसी को जो है साधन आय के नाम से भी हम जानते हैं। तो बेटा उत्पादन की वजह से ही
आय का सर्जन हुआ, जब परिवार क्षेत्र ने, उपभोक्ता को ही कहते हैं परिवार क्षेत्र, जब इसने इसको चारों चीज़ें दी तो उत्पादन पॉसिबल हो पाया और उसकी वजह से इनकम जनरेट हुई, तो उपभोक्ता के पास या परिवार क्षेत्र के पास पैसे आ गए। जब हमारे पास पैसे आते हैं तो फिर हम डिमांड करते हैं, तो फिर हम व्यय करते हैं। फिर उपभोक्ता वही सारे के सारे पैसे क्या कर देता है, फिर उपभोक्ता वही सारे के सारे पैसे वस्तुओं पे और सेवाओं पे व्यय कर देता है। इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही आय का चक्रीय प्रवाह जो है कहते हैं। इसके अंदर हमने दोनों के दोनों डायग्राम एक साथ बनाए हैं और इसको आय के चक्रीय प्रवाह के चरण कहते हैं, स्टेजेस। पहले उत्पादन होता है, फिर आय होती है और फिर व्यय होता है। जितना उत्पादन हुआ है उतने रुपए की ही आय का सर्जन होगा और उतने का ही बेटा व्यय होगा, क्योंकि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर अगर 2 लाख का उत्पादन हुआ है तो 2 लाख की ही इनकम जनरेट होगी, 2 लाख का ही व्यय होगा, क्योंकि इसके अंदर ये मान्यता होती है, ये अजम्पशन होती है कि उपभोक्ता के पास जितना भी पैसा आ रहा है वो सारा का सारा खर्च कर देगा। यहाँ पे बचत जो है वो 0 मानी जाती है। ठीक है जी। इसकी अगर हम मान्यताओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली मान्यता इसके अंदर ये है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है केवल भाई 2 ही क्षेत्र हैं। सबसे पहली बात तो बचत जो है यहाँ पे नहीं हो रही है। तीसरी यहाँ पे मान्यता ये है कि परिवार क्षेत्र के पास जो भी कारक सेवाएं होती हैं, जिसको उपभोक्ता क्षेत्र भी कहते हैं, वो सारी की सारी जो कारक सेवाएं हैं वो केवल किसको दे रहा है, वो केवल उत्पादक क्षेत्र को दे रहा है और किसी को नहीं दे रहा। इसी तरीके से उत्पादक क्षेत्र के अंदर उत्पादक क्षेत्र जो है सारी की सारी वस्तुएं केवल किसको बेच रहा है, केवल परिवार क्षेत्र को बेच रहा है, सारी की सारी वस्तु और किसी को भी नहीं बेच रहा। तो ये कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है जिसके बेस पे हमने ये पढ़ा है। ठीक है। तो आय का चक्रीय प्रवाह नहीं होगा, अंतर चक्रीय प्रवाह, भाई इसी को ही आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है। यही आय का चक्रीय प्रवाह है और इसी का नाम आय का तुल्य प्रवाह भी होता है। ठीक है। सब कुछ यही है। ठीक है। सब कुछ यही है। इसका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया, इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये मैंने आपको बताया। तीनों बराबर होंगे क्योंकि 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर ये मान्यताएं होती हैं जिसकी वजह से दोनों आपस में बराबर होते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके महत्व की कि इसको पढ़ के हमें समझ में क्या आता है, इसको पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, विभिन्न क्षेत्र होते हैं। आखिर ये दोनों क्षेत्र आपस में निर्भर कैसे हैं, विभिन्न क्षेत्रों की निर्भरता, ये हमको इसको पढ़ के समझ में आता है कि आखिर कैसे उपभोक्ता क्षेत्र उत्पादक पे और उत्पादक क्षेत्र उपभोक्ता क्षेत्र पे आखिर किस तरीके से निर्भर है, ये हमको समझ में आता है इसको पढ़ के। और इसको पढ़ के ही हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा पाते हैं। ठीक है। और इसको चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा उपभोक्ता कभी भी बिना वस्तुओं और सेवाओं के कंजम्पशन के नहीं रह सकता और उत्पादक हमेशा उसके लिए बनाता रहेगा इस वजह से, इसलिए इसको आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। उपभोक्ता और उत्पादक द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं ये सर्कल कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए इसको चक्रीय प्रवाह का जो है नाम दिया जाता है। ठीक है जी। बेटा ये सब एक ही चीज़ें हैं, चक्रीय प्रवाह कह लीजिए, मुकुल अंतर चक्रीय कह लीजिए, कुछ नहीं है भाई, ये सब एक ही है। ठीक है। सब एक ही है ये। हाँ जी भैया, ये मतलब चक्रीय प्रवाह बनाने के बाद उसके पॉइंट वगैरह एक्सप्लेन थोड़ी करने के, बस यही ग्राफ बनाना है। हाँ। और अगर वो आपसे पूछता है अगर जैसे भाई उसने पूछा कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, तो आपने बोला भाई वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह का योग होता है, और फिर जो मैंने डायग्राम बनाया वो बना देंगे। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि भाई वास्तविक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह क्या होता है ये बता, और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है ये बता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में डिफरेंस भी आ सकता है, अब की बार आ सकता है क्योंकि तीनों उसमें स्टॉक प्रवाह अंतिम वस्तु ही हो गया, इसमें नहीं आ रहा, तो इसके अभी चांस हैं आने के बहुत ज़्यादा। तो वास्तविक प्रवाह में आप बोलेंगे कि जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का और सेवाओं का जब प्रवाह होता है, वस्तुओं का और सेवाओं का, तो वो वास्तविक प्रवाह होता है।
और डायग्राम कौन सा बनाएंगे? डायग्राम केवल कौन सा बनाना है? डायग्राम अब आपको केवल ऐसा बनाना है। जब केवल वास्तविक का आपको बनाना हो तो केवल आपको ऐसा बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे उपभोक्ता, यहाँ लिखेंगे उत्पादक, ठीक है। ये इसको क्या देगा? ये इसको जो है कारक सेवाएं देगा, लिख दीजिएगा इसके नीचे भूमि श्रम पूंजी। और ये इसको जो है, ये इसको जो है क्या करेगा? पहले इसने इसको जो है कारक सेवाएं दी और ये इसको क्या करेगा? ये इसको बेटा वस्तु और सेवा देता है। वस्तु और सेवा जब ये इसको पैसे देगा, यहाँ पैसों वाली बात नहीं करनी, पैसों वाला नहीं बनाना यहाँ पे। इनने इसको कारक सेवाएं दी थी, ठीक है, तो ये दे दी। इनने क्या बताई? इसको वस्तु। तो यहाँ पैसों की कोई बात नहीं हो रही, ये केवल वास्तविक का डायग्राम है, ठीक है। अगर वो आपसे बोलता है मौद्रिक का, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है? मौद्रिक, तो जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मुद्रा का प्रवाह होता है, मुद्रा का प्रवाह, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। यहाँ पे कौन सा डायग्राम बनाओगे आप? यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये उपभोक्ता हो गया, ये उत्पादक हो गए, ठीक है। ये उपभोक्ता हुआ, ये उत्पादक हुआ। उत्पादक ने इसको क्या दिया था? उत्पादक ने इसको कारक आय दी थी, ठीक है, किराया, ब्याज, लाभ, मजदूरी। और ये इसको क्या देता है? ये जो है वस्तुओं पे और सेवाओं पे व्यय कर देता है। ये मौद्रिक है। मतलब उसी वाले डायग्राम को ब्रेक कर दिया है दो जगह। ऊपर वाले में जब आय का चक्रीय प्रवाह था तब तो दोनों बनाने हैं, ठीक है, ऊपर वाले में तो दोनों बनाने हैं जब चक्रीय प्रवाह पूछे, और जब मौद्रिक का पूछे तो केवल ये वाला बनाना है, मुद्रा वाला। ये इसको पैसे देगा, ये भी पैसे देगा। यहाँ पैसों की बात चल रही है। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर बात करें, ये इसको वस्तु देगा, ये भी इसको कारक सेवाएं देगा, ठीक है। और इसका महत्व ये होता है। मुझको बताइए भाई, क्यों कंफ्यूज हो आप? क्या दिक्कत हो गई बताइए? क्या लिख दिया आपकी बुक में उसने ऐसा? भैया हाँ जी भैया अंतर क्षेत्रीय प्रवाह अलग है थोड़ा। भाई, क्या अलग है बताओ, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? भैया उसमें लिखा है कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। और मैंने क्या बताया है? भैया मैंने दूसरे का बता दिया। क्या बता? मैंने लिखा आएगा चक्रीय प्रवाह अलग है और अंतर क्षेत्रीय प्रवाह अलग है। अच्छा बताइए, क्या क्या लिखा हुआ है? आय का क्षेत्रीय प्रवाह में लिखा है, हाँ बताइए। उसमें लिखा वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। अच्छा, और आय चक्रीय प्रवाह में लिखा है वस्तुओं का, एक मिनट भैया इनको दिक्कत पता है क्या है? भाई ये बंदा बहुत कंफ्यूज बंदा है। ये बंदा, ये आप बताओ मुकुल, आय के चक्रीय प्रवाह में ये कह रहा है, आय के चक्रीय प्रवाह में लिखा है। आप कह रहे हो बेटा आय के चक्रीय प्रवाह में लिखा है वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, और आय के अंतर क्षेत्रीय में लिख, तो बताओ ना क्या 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 लिख? सुन लो हाँ मेरा वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, उसके बाद आएगा सृजन, फिर तीसरे में व्यय। हाँ ठीक है, तो क्या क्या मैंने मैं बना भैया। अरे मेरे भाई, मैंने क्या बताया? मैंने बोला पहले मैंने तीन स्टेजेस बताई ना आय के चक्रीय प्रवाह की। पहले में मैंने बोला, अरे यार एक मिनट रुको जरा। पहले में मैंने बोला, एक मिनट रुको बस। पहले उत्पादन हुआ, उत्पादन से आय का सर्जन हुआ, आय से व्यय का हुआ। मैंने भी तो यही बताया ना आपको। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ये मैंने क्या बोला? ये चरण है। वो पहले उत्पादन हुआ, उत्पादन से आय का सर्जन, आय से व्यय का सर्जन। अब तो बताओ तुम अलग क्या बता रहे हो? बताइए, मैंने कौन सी अलग चीज़ लिखी? मैंने भी यही लिखा है। समझ लिया था। लो नहीं, तुम कह रहे हो कि आय का चक्रीय प्रवाह अलग है, आय का अंतर क्षेत्रीय प्रवाह अलग है। आय के चक्रीय प्रवाह में क्या लिखा है? अरे यार, अंतर क्षेत्रीय वो एक टॉपिक अलग दे रखा है, उसमें बस ये बता रखा है भाई कि आखिर कैसे ये सारे क्षेत्र एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। आखिर कैसे परिवार क्षेत्र कैसे कारक सेवाएं उत्पादक को देता है और वो कैसे उसको देता है, ये उस पैराग्राफ में है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम भी तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि पहले उत्पादन होगा, फिर आय होगा, फिर व्यय होगा। उपभोक्ता पहले ये सारी कारक सेवाएं उत्पादक को देता है, फिर उत्पादन करता है, फिर उत्पादन इसके बदले में ये उधार में लिया था, फिर किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ ये देता है। हमने भी तो यही बात करी। और क्या बात करी है? अगर बुक दोगे तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे, तुम कंफ्यूज हो बहुत।
और जब ये डायग्राम, हाँ जी, हाँ जी, ये एग्जाम में पूछेंगे आएगा चक्रीय प्रभाव बताइए तो क्या होता है। क्या पूछेगा? आएगा चक्रीय प्रभाव बताइए। हाँ, तो ये आपको लिखना है, आपको लिखना है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह का जो योग होता है वो आयका चक्रीय प्रवाह होता है। ये डायग्राम बना के क्या है ये वाला, फिर वास्तविक को डिफाइन कर देना, मान्यताएं लिख देना कि भाई ये इन मान्यताओं पर आधारित है, और फिर वास्तविक डिफाइन कर देना कि वास्तविक क्या होता है, मौद्रिक क्या होता है। बस वास्तविक में जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह होता है, और जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मुद्रा का प्रवाह होता है वो मौद्रिक प्रवाह होता है। जब बेटा केवल वास्तविक और मौद्रिक में डिफरेंस पूछ ले तो ये वाली हरकत करनी है जो हमने यहाँ करी है। पहले अर्थ फिर डायग्राम, फिर अर्थ फिर डायग्राम, दोनों के डायग्राम अलग हैं। ऊपर वाले डायग्राम को ही स्प्लिट किया गया है, यहाँ पे केवल वस्तुओं और सेवाओं की बात की है। इस वाले डायग्राम में मुद्रा की कोई भी बात नहीं कही गई है, और इस वाले डायग्राम में पैसों की बात हो रही है, यहाँ वस्तु और सेवा की कोई भी बात नहीं हो रही है। तो ये बात आपको जो है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं, हाँ जी भैया जैसे आय का चक्रीय प्रभाव हमने दोनों को वास्तविक और मौद्रिक को मिला के बना दिया, बट अगर हम ये लिख दें कि आय का चक्रीय प्रभाव वास्तविक और मौद्रिक का मेल है, और फिर हम लिख दें कि वास्तविक वाले का डायग्राम ऐसा है, हाँ और वैसा भी मौद्रिक वाले का चल डायग्राम जाएगा, हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और मान्यताएं लिख देना, वास्तविक का अर्थ लिख देना, मौद्रिक का लिख देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी हो जाएगा जैसा आप कह रहे हो, वैसा भी चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई मूल्यह्रास जो है, मूल्यह्रास जो है ये आपका क्या होता है। डेप्रिसिएशन जो है ये किस चीज़ को कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब एक उत्पादक क्या करता है, जब एक उत्पादक स्थिर परिसंपत्तियों को यूज़ करता है, स्थिर परिसंपत्तियों को, जैसे कि मशीन। तो होता क्या है, कई सारे रीज़न्स होते हैं, कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि लाइक सबसे पहला जो कारण है इसके अंदर वो है सामान्य टूट फूट हो गई, ठीक है। या दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको हम कहते हैं प्रत्याशित अप्रचलन, ये हो गया, ठीक है। या तीसरा इसका रीज़न है आकस्मिक हानि हो गई। कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से जो फिक्स एसेट है जैसे कि मशीन, इसके मूल्य में क्या होता है, इसके मूल्य में जो है कमी आती है। तो जो इसके मूल्य में कमी आ रही है उसी मूल्य में कमी को क्या कहते हैं, उसी मूल्य में कमी को मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है। सामान्य टूट फूट समझ में आता है, आकस्मिक हानि एक्सीडेंट वगैरह समझ में आता है, लेकिन ये क्या है, ये प्रत्याशित अप्रचलन। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक तो होता है प्रत्याशित और एक होता है अप्रत्याशित। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक एग्ज़ाम में डिफरेंस आ सकता है। प्रत्याशित और अप्रत्याशित में नहीं, पहले समझिए। प्रत्याशित के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। पहला हमने पढ़ा था मांग में परिवर्तन, और दूसरा हमने जो पढ़ा था ये हमने पढ़ा था तकनीक में परिवर्तन। इन दोनों ही रीज़न की वजह से बेटा फिक्स एसेट के वैल्यू में कमी आती है, ठीक है। प्रत्याशित का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, कि मैं एक उत्पादक हूँ तो मुझे पता है ये चीज़ होनी है, डिमांड में चेंज आना ही आना है, टेक्नोलॉजी चेंज होनी है। तो जब इन दोनों रीज़न की वजह से जब किसी मशीन के मूल्य में कमी आती है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं मूल्यह्रास बोलूँगा, डेप्रिसिएशन। प्रत्याशित के अंदर है ये। और इसके अंदर भी सेम ऐसी दो चीज़ें होती हैं। इसके अंदर पहला आता है आर्थिक मंदी, ठीक है, और दूसरा जो इसके अंदर आता है इसको कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। इन दोनों रीज़न की वजह से भी क्या होता है, इन दोनों रीज़न की वजह से भी मशीन के मूल्य में कमी आती है, लेकिन मैं इसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलूँगा, मैं इसको जो है पूंजीगत हानि बोलूँगा, पूंजीगत हानि। तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि भाई डेप्रिसिएशन और पूंजीगत हानि में डेप्रिसिएशन और पूंजीगत हानि में आखिर क्या अंतर होता है, इसके ऊपर आ जाता है। भाई सकल की और शुद्ध की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं। ये मैं एक मिनट रुको,
मैं बता रहा हूँ क्या डेफिनेशन लिख देना। एक साल के अंदर पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को सकल निवेश कहते हैं, इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। ये लिख दीजिएगा, इतना चल जाएगा। और शुद्ध की अगर पूछे तो पूंजी के स्टॉक में वास्तविक वृद्धि को सकल निवेश कहते हैं, इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता, इसलिए लिख दीजिएगा। तो ये भाई ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी नहीं आ रहा है कई टाइम से, इस पे भी डिफरेंस आ सकता है एग्ज़ाम में। ये सारे के सारे आपके पहले चैप्टर के, एक और बार बोल देना, एक और बार बता। पहले मैंने बोला कि प्रत्याशित और क्या होता है और अप्रत्याशित क्या होता है। प्रत्याशित के अंदर होता है दो चीज़ें होती है, मांग में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन। फिर मैंने बोला इन दोनों की वजह से ही मशीन की वैल्यू डाउन होती है। तो अगर मांग में परिवर्तन और तकनीक में परिवर्तन की वजह से मशीन की वैल्यू डाउन हो रही है तो वो डेप्रिसिएशन है। लेकिन सेम ऐसे ही अप्रत्याशित के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, आर्थिक मंदी और प्राकृतिक आपदाएं। भाई इनकी वजह से भी मशीन की वैल्यू डाउन होती है, लेकिन अगर इनकी वजह से मशीन की वैल्यू डाउन हो रही है तो मैं उसको डेप्रिसिएशन नाम नहीं दूंगा, मैं उसको जो है कैपिटल लॉस का नाम दूंगा। इसको पूंजीगत हानि कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है डेप्रिसिएशन उसमें वो बताइए, ठीक है, क्या कहते हैं, अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है कि भाई डिफरेंस बताइए डेप्रिसिएशन और इसमें, तो आप लिखेंगे कि भाई मूल्यह्रास प्रत्याशित की वजह से होता है और कैपिटल लॉस अप्रत्याशित की वजह से होता है। प्रत्याशित के अंदर मांग में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन आता है, जबकि पूंजीगत हानि में आर्थिक मंदी और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। सुधीर, सकल निवेश इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि भाई उसके अंदर जो है मूल्यह्रास शामिल होता है। जैसे आप एक टॉपिक देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध निवेश का महत्व, एग्जाम बुक में जब देखेंगे तो शुद्ध निवेश में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता, क्योंकि भाई जब मैं हर साल मशीन को यूज़ करूँगा तो उसमें तो हर साल जब मशीन को यूज़ करूँगा तो मशीन की वैल्यू में कमी भी आती है। तो हमारे लिए एक्चुअल इंक्रीमेंट मैटर करती है, एक्चुअल में कितनी इंक्रीमेंट हुई है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कि आखिर एक्चुअल इंक्रीमेंट क्यों मैटर करती है, यहाँ पे ज़रा समझिए। मान लीजिए 1 अप्रैल को एक उत्पादक के पास 5 मशीनें थी, ठीक है, और 31 मार्च को उस उत्पादक के पास 8 मशीनें हो गई। तो भाई कितनी मशीनों की इंक्रीमेंट हो रही है? 3 मशीनों की इंक्रीमेंट हो रही है। तो ये 3 मशीनों की इंक्रीमेंट हो रही है, यही भाई सकल निवेश है, ठीक है, यही सकल निवेश है, यही स्थिर निवेश है, यही पूंजी निर्माण है, ठीक है जी, यही पूंजी निर्माण है। लेकिन अब हुआ क्या, 1 साल हुआ ना, 1 अप्रैल को 5 थी और 31 को 8 हो गई, 1 साल हुआ। तो भाई हमने पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर हर साल क्या होगा, मशीन की वैल्यू में कमी आती है, क्योंकि भाई हम उसको यूज़ कर रहे हैं, टाइम बीत रहा है, टूट फूट, तो डेप्रीसिएशन तो लगेगा ही लगेगा हर 1 साल बाद। तो मान लीजिए डेप्रीसिएशन की जो रेट है वो यहाँ पे 20% है। कितनी है? 20%। अभी तो मुझे दिख रहा है कि 3 मशीनें बढ़ गई, तो मेरे लिए पूंजी निर्माण 3 मशीनों का है। लेकिन भाई 1 साल में तो मशीन की वैल्यू में डाउन भी आएगा ना, जिसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो मैंने मान लिया 20% है डेप्रीसिएशन। तो किस पे लगता है भाई? ओपनिंग बैलेंस पे लगता है। तो जब मैं 5 मशीनों का 20% निकालूंगा तो कितना आएगा? 1 0 से 1 0, 2 2 5 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 मशीन। मतलब हर साल 1 मशीन खराब हो जाएगी। 1 मशीन का डेप जो है हर साल लगेगा, या 1 मशीन के मूल्य के बराबर डेप लगेगा। तो मुझे तो दिख रहा है 3 मशीनों की वृद्धि हो रही है, लेकिन हर साल तो 1 मशीन खराब हो रही है ना, सामान्य टूट फूट प्रत्याशित के कारण। तो जब मैं इसमें से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास 2 मशीन आएगी। ये 2 मशीन क्या है? ये 2 मशीन जो है शुद्ध निवेश है। एक्चुअल में कितनी इंक्रीमेंट हो रही है? एक्चुअल में भाई 2 ही हो रही है। 3 जो है उसमें से हर साल तो 1 खराब ही हो रही है। मुझे तो दिख रहा है 3 की वृद्धि हो रही है, लेकिन अगर मैं एक्चुअल में देखूं, एक्चुअल में वो 2 ही है, क्योंकि हर साल 1 मशीन की वैल्यू में मेरे में कमी आ रही है। तो इसलिए एक्चुअल शुद्ध मैटर करता है, शुद्ध, सकल मैटर नहीं करता। ये इसमें बताया गया इस टॉपिक के अंदर। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 में
जितने भी टॉपिक थे, चाहे वो वस्तुओं के प्रकार हों, चाहे वो स्टॉक और प्रवाह हो, चाहे वो आय का चक्रीय प्रवाह हो, चाहे वो आपका मूल्य ह्रास हो, चाहे वो आपका पूंजी निर्माण हो, चाहे वो आपका सकल निवेश हो, चाहे वो आपका शुद्ध निवेश हो, ये आपके चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक थे जो आपने सारे के सारे पढ़ लिए हैं। चाहे वो टिकाऊ, गैर टिकाऊ, अर्ध, हाँ जी, एक टॉपिक है इसको कहते हैं मूल्य ह्रास आरक्षित कोष। ये हो एक टॉपिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक मशीन है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की है। हर मशीन की लाइफ होती है, हर मशीन का जीवन काल होता है। मान लीजिए बेटा ये मशीन 10 साल तक चलेगी, ठीक है, और इसका जो अपशिष्ट मूल्य है, अपशिष्ट मूल्य का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, मान लीजिए वो 0 है, कबाड़ी का भाव। तो डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला होता है मशीन की लागत अपशिष्ट मूल्य अपॉन में जीवन काल। तो जब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 अपॉन में 10, 1 0 से 1 0 इज इक्वल टू 1 लाख। तो हर साल इस मशीन पे डेप लगेगा 1 लाख का, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अभी मशीन 10 लाख की है, 1 साल बाद 9 लाख की, फिर 8 लाख की, फिर 7 लाख की, फिर 6 लाख की, फिर 5 लाख की, फिर 4 लाख की, और ऐसे करते करते 10 साल बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 10 साल बाद जब 10 साल हो जाएंगे तो उत्पादक को फिर से मशीन खरीदनी पड़ेगी। 10 साल बाद फिर 10 लाख रुपए चाहिए। अगर सोचिए, अगर उत्पादक के पास 10 लाख रुपए नहीं हुए तो भाई फिर उत्पादन रुक जाएगा, मशीन ही नहीं आएगी तो उत्पादन कैसे होगा? उत्पादन रुक जाएगा, तो प्रॉब्लम एरिया हो जाएगा फिर तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या कर लेते हैं? इस सिचुएशन से बचने के लिए उत्पादक जो है मूल्य ह्रास आरक्षित कोष बना लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उस उत्पादक को पता है कि हर साल मेरी मशीन की वैल्यू 1 लाख डाउन हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंड, एक रिज़र्व बना लेता हूँ, जिसमें क्या करूँगा, हर साल, पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 1 लाख, तीसरे साल 1 लाख, चौथे साल 1 लाख, ऐसे जमा करता रहता हूँ। जब 10वां साल आएगा तो मैं ऐसे 1 लाख जमा करके, जब 10वां साल आएगा तो मेरे पास इस फंड में कितने पैसे पड़े होंगे? 10 लाख रुपए। और जब ये 10 साल बाद ये मशीन पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी तो मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब नई मशीन ला सकता हूँ। मेरे काम में कोई रुकावट नहीं होगी, मशीन लाऊंगा, प्रोडक्शन जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मूल्यह्रास आरक्षित कोष इसी को कहते हैं। स्थिर निवेश को, इस नई मशीन खरीदने के लिए जब वो खराब हो जाएगी, पुनः निवेश के लिए या पुनः स्थिर निवेश के लिए जो कोष बनाया जाता है उसको मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं। ये बनाना क्यों जरूरी है? अगर सोचो उत्पादक ये रिजर्व ही ना बनाए, तो मैंने बोला भाई 10 साल बाद जब उस मशीन की वैल्यू डाउन हो जाएगी और उसके पास 10 लाख रुपए नहीं हुए, तो भाई अगर 10 लाख रुपए नहीं हुए तो भाई नई मशीन नहीं आएगी, और अगर नई मशीन नहीं आएगी तो भाई फिर उत्पादन नहीं होगा, और जब उत्पादन ही नहीं होगा तो फिर वर्कर को रख के क्या करेगा कंपनी में? वर्करों को हटा देगा, बोलेगा ओके भाई टाटा जाइए, मेरे पास तो भाई अभी मशीन नहीं है, जब होगी तब देखेंगे, तो वो निकाल देगा, तो बेरोज़गारी होगी। और जब बेरोज़गारी होगी तो क्या होगा? लोगों के पास आय नहीं होगी, और जब लोगों के पास आय नहीं होगी तो भाई फिर बचत भी नहीं होगी, और जब बचत ही नहीं होगी तो फिर निवेश ही नहीं होगा। तो ये जो चक्र है इसको भाई निम्न स्तरीय संतुलन जाल कहते हैं। निम्न स्तरीय संतुलन जाल, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक सिचुएशन है। तो अर्थव्यवस्था इस सिचुएशन में ना फंसे, इसलिए सभी उत्पादकों को अपने पास कोष बनाना चाहिए, रिजर्व बनाना चाहिए, ताकि जब भी मशीन की वैल्यू डाउन हो जाए, ख़राब हो जाए, तो आप नया मशीन जो है ला सको, नए, और उत्पादन जारी रहे, बेरोज़गारी ना हो, इनकम जनरेट होती चाहे, बचत हो, निवेश हो, ये सब होता रहे। इससे बचने के लिए कोष बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। बाकी रही बात, एक ये कह रही है लड़की माल सूची निवेश बता दीजिए। ये बेटा इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप समझना चाहते हो तो समझ लीजिए। माल सूची निवेश का मतलब ये होता है,
एक मिनट बस, इसको मैं ये बता दूं, एक मिनट बस ये बता दूं। उत्पादक के पास एक टाइम पे 3 तरीके का माल होता है, कच्चा माल, अर्ध तैयार माल और तैयार माल। 3 तरीके का माल होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो 1 तारीख को मान लीजिए हमारे पास इन तीनों का मिला के 2 लाख रुपए का 2 लाख का सम है मेरे पास, और 31 मार्च को इन तीनों का मिला के बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लो 5 लाख हो गया। तो बेटा जो 1 तारीख का जो स्टॉक होता है इन तीनों का मिला के, उसको ओपनिंग कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम आरंभिक और प्रारंभिक कहते हैं। और जो 31 तारीख का होता है वो भाई क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो माल सूची निवेश क्या होता है? माल सूची निवेश, माल सूची निवेश क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख, जिसको हम स्टॉक में परिवर्तन के नाम से भी, जानते हैं। तो इसको कहते हैं माल सूची निवेश या स्टॉक में परिवर्तन। अब इसका बेटा कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। बाकी अगर आप वो बोलो नियोजित और अनियोजित, नियोजित माल सूची का मतलब है जो उत्पादक ने खुद प्लान करके बनाया है, और अनियोजित का मतलब होता है जो उसने सोचा भी नहीं था, माल बिका ही नहीं, उसके पास बिना बिका माल रह गया, वो अनियोजित होता है।